देखोगे सब लोग, यहीं से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही है। आप अभी तक क्या क्या पढ़ के आए? अभी तक पढ़ के आए क्लास 11, फिर आपने क्या पढ़ा और फिर पढ़ लिया बीकॉम फर्स्ट ईयर, पढ़ लिए ना हम लोग। अब ध्यान रखोगे यहां पर भी हमने क्या पढ़ी, अकाउंटिंग पढ़ी, और यहां पर भी पढ़ा आपने, यहां पर भी पढ़ा। ये जो अकाउंटिंग हमने यहां से लेके यहां तक पढ़ा, वो अकाउंटिंग हमारी कौन सी थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है। अब ध्यान दो, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करते थे तो कब से स्टार्ट होती थी हमारी अकाउंटिंग ईयर? कब से स्टार्ट होता था और कब खत्म हो रहा था? ये 31st। ये बात क्लियर है आपको? अगर आप ध्यान दो, जो भी रिजल्ट थे, जितने भी आपको रिजल्ट फाइंड आउट होते थे, वो कब पता चल रहे थे? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बात क्लियर है आपको? अब आप ये बताओ, जब आपको यहां पर पता चल गया कि हमको लॉस हो गया है, प्रॉफिट अगर होता तब तो आप बहुत खुश होते, बट लेकिन आपको ये पता चला आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हम लोग चाहें भी अपने डेटा को सुधार लें या ऐसा कोई टेक्निक या मेथड यूज करें जिससे प्रॉफिट आ जाए, क्या यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। तो ध्यान रखो, ये सारी डिफिकल्टीज थी, समझ में नहीं? केवल यही डिफिकल्टी नहीं थी, बहुत सारा। अगर आप यहां पर चेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते थे, याद है आपको? जब बीकॉम फर्स्ट ईयर का इंटेंस दे रहे थे, पढ़े थे आप? क्या पढ़ा था आपने? ओपनिंग स्टॉक, हाँ, वेरी गुड, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ना। बट ध्यान रखो, यहां पर क्या केवल आपको प्योर मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता था? आप देखो, जो ओपनिंग स्टॉक था, इसमें 3 स्टॉक थे आपके। कौन कौन से? फिर WIP, वेरी गुड। बट ध्यान रखो, कॉस्टिंग में क्या है? तीनों को अलग अलग जगह शो किया जाता है। जो मटेरियल है आपका, इसमें चेक करो कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा इनडायरेक्ट है, और कौन सा फिनिश स्टॉक है, उसको कहां पर शो करना है? यहां पर कॉस्टिंग में अलग अलग जगह शो करना है। तो ध्यान रखो कि यहां पर जो एनालिसिस होता है, उसके लिए एक आप प्रॉपर मेथड मेंटेन करते हो, जिससे जो कॉस्ट एलोकेट करते हो, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो चाहे पर यूनिट कॉस्ट हो, वो आपको बेटर रिजल्ट शो करती है, प्रेजेंट करती है। बट ध्यान रखो कि यहां पर वही बात है, एक मान लो एक रोगी है, अब उसका डेथ हो गया, आप उसको चाहे जितना इंजेक्शन लगाओ, क्या कर सकते हो आप? कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखोगे, यहीं पर जो डिफिकल्टीज हैं उनको हटाने के लिए क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग का बिगिनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, अब देखोगे जैसे लिमिटेशन या डिफिशियंसीज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहला चेक करेंगे हम लोग। क्या लिखा है इसने? लिखा है लैक ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? हाँ, कॉस्ट और उसके एनालिसिस से रिगार्डिंग हम लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। अब चेक करोगे, जैसे देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम लोग, आप ध्यान दो, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो ट्रेडिंग और पीएल बना रहे थे आप ध्यान रखो, पहला पोर्शन आपका ट्रेडिंग हो गया, दूसरा पोर्शन क्या हो जाता था? पीएल हो जा रहा था कि नहीं? आप ध्यान रखेंगे, जब हम लोग ट्रेडिंग प्रिपेयर कर रहे थे, लिख लो यहां पर ट्रेडिंग एंड पीएल। नोट्स आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, मिल जाएगा आपको, ठीक है? तुरंत देखेंगे हम लोग यहां पर क्या लिखते थे, बताओ। ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, आगे बताओ, बताते रहो बताते रहो। आप यहां लिख दिए परचेज। देखो, एक वर्ड में अगर आप बोलोगे, यहां पर कौन से एक्सपेंस आ रहे थे? कहां पर आ रहे थे ये? डेबिट। और यहां पर क्या आ रहा था? ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हो रहा था, चाहे वो आप सर्विस प्रोवाइड करके सेल करे हो, चाहे आप गुड्स को सेल करके सेल करे हो, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, ये कुल मिला जुला क्या थे?
अब ध्यान दो, नीचे क्या लिखते थे हम लोग? लिख रहे थे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। अब आप हमको ये बताओ कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, हमारा काम क्या है यहां पर? हमारा काम क्या है? आपको पढ़ाना। अगर आपको पढ़ा के मैं कोई इनकम जनरेट करता हूं, वो इनकम मेरी कौन सी है? डायरेक्ट इनकम। मान लो डेस्क बेंच या फैन पुराना हो गया है, मैं इसको बेच रहा हूं, क्या हम कबाड़ी है? क्या हमारा काम कबाड़ बेचना तो है नहीं। ध्यान रखो कि ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ध्यान रखोगे अगर हम सर्विस प्रोवाइड करके या गुड्स को बेचकर जो पैसा अर्न करेंगे वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। बट अगर मैंने कोई ओल्ड एसेट्स को, या मान लो न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर को सेल कर दे रहे हैं, जो भी अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है वो कहां पर आएगा? हमारा इनडायरेक्ट में। अब ध्यान दो, अगर पढ़ाने में मैं तुमको पैसा, जो भी पैसा खर्च कर रहा हूं, वो पैसा मेरा कहां पर जाएगा? एक्सपेंस का डायरेक्ट हो गया। ध्यान रखो, टीचिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं? या और भी टीचर अभी आपको पढ़ाएंगे, उन लोग को जो मैं पेमेंट करूंगा वो सब क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कहां पर आएगा? वो ट्रेडिंग में आएगा। बट आप ध्यान रखोगे मैडम बैठी है वहां पर, इंक्वायरी लेती है। मान लो ऐसा कोई एक आदमी बैठा है जो क्या करता है? स्टैंड देख रहा है, उसको भी तो कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है हमको देखो बिजली पे करनी पड़ती कि नहीं उसका? क्या है? क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं। बट क्या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, ये कैसे खर्चे हो गए हमारे? इनडायरेक्ट हो गए। पानी पीना है तुमको, पानी का लगा हुआ है बाहर, क्या है वो? तो ध्यान रखोगे ट्रेडिंग और पीएल में खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट ध्यान रखोगे जब हम लोग बात करेंगे कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, यहां पर खर्चों को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना? जैसे देखोगे आप यहां पर, तो ये है आपका प्राइम कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट खर्चे होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? प्राइम कॉस्ट में। ठीक है ना? चाहे वो पैसा आप खर्च करो मटेरियल पर, चाहे वो पैसा आप खर्च करो लेबर पर, या वो पैसा खर्च करो अदर ओवरहेड पर। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद वर्क कॉस्ट आ गया आपका। अगर आपको याद हो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते, इसके ऊपर एक अकाउंट और बनता था, याद है आपको? ट्रेडिंग और पीएल के पहले एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता जिसका नाम था प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। याद होगा आपको, क्लास 11 में पढ़े होंगे आप, नहीं याद? तो ध्यान रखो इसके ऊपर भी एक अकाउंट बनता था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, आप लोग ध्यान दोगे जितना भी पैसा मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च होता है इनडायरेक्टली, वो सब कहां जाएगा? वर्क कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे, लाइटिंग हो गया, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, फोन के खर्चे हो गए, है ना? मान लो रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर मैंने पैसा खर्च कर दिया, सुपरविजन पर पैसा खर्च करें। ठीक है, वो सब कहां पर आ जाएगा? इनडायरेक्ट में नहीं, ऑफिस में आ जाएगा वो। ठीक है ना? वो कहां पर आ जाएगा? आपका ऑफिस में आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखोगे। यहां का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप निकालोगे, ठीक है, ऑफिस कॉस्ट को ही आप यहां पर क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप अलग तरह से कैलकुलेट करोगे। जब आप ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का ऐड कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, जो कॉस्ट आएगी वो क्या जाएगी? सीओजीएस। और वहां पर अभी मैंने आपको बताया, आप खुद बताया हमको कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है ना? तो दोनों का देखो जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफरेंस है। यहां पर क्या है? आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो। देखो कॉस्टिंग जो है वो एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आप ऐड कर दोगे, जो कॉस्ट आ जाएगी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ध्यान रखो कि यहां पर बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम लोग कॉस्ट का। ये केवल एक पार्ट है। ये हम लोग कहां पर कैलकुलेट करेंगे? यूनिट कॉस्टिंग में। अभी हम लोग ध्यान रखो कई तरह कॉस्टिंग है। मान लो तुम ठेकेदार हो,
ठेकेदारी का वर्क करें आप, तो क्या करेंगे आप, रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे, पुल बनाएंगे, उसके लिए एक अलग मेथड आप यूज करोगे जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके यहां ट्रक का बिजनेस चल रहा है, व्हीकल्स चल रही है वहां, या होटल चल रहे हैं, होटल का बिजनेस है, वो लोग क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे। जहां पर होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वहां पर यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा। जहां पर गुड्स या सर्विसेज को कई प्रोसेस में बनाया जा रहा है, वहां पर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे। तो यहां पर वहां पर देखो कॉस्टिंग का केवल एक ही मेथड है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वही दोनों क्या हो गया, टोटल आ गया। बट यहां पर क्या है, अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड में आप अलग अलग कॉस्ट कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप, पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं लैक ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर क्लासिफिकेशन क्या है, छोटे पार्ट में स्मॉल कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है, बट यहां पर आप ध्यान रखोगे एनालिसिस कर रहा है और एक्सपेंस को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में प्रिपेयर करके चलता है। ध्यान दोगे, जब हम लोग बात करते हैं मटेरियल की, है ना, जब आप बात करोगे मटेरियल का, तो मटेरियल के 3 पोर्शन हो जाते हैं, है ना, कौन कौन सा, एक हो गया आपका रॉ मटेरियल, दूसरा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिशिंग। देखते थे हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ओपनिंग है, तीनों का ओपनिंग एक साथ, और क्लोजिंग है तो तीनों का क्लोजिंग एक साथ। बट ध्यान रखो, जब कॉस्टिंग में तो ये रॉ मटेरियल कहां पर जाता है, प्राइम कॉस्ट में, कहां पर जाएगा बेटा ये, फिर WIP कहां जाएगा आपका, वर्क कॉस्ट में जाएगा, और फिनिश गुड कहां पर जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसका ओपनिंग आप ऐड कर दोगे और क्लोजिंग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद जो कॉस्ट आती है आप उसको क्या बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो एक प्रॉपर एनालिसिस कर ले रहे हो। अब एक बात और ध्यान रखोगे, अकाउंटिंग ईयर हमारा कब से कब तक था, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अकाउंटिंग पीरियड मिनिमम आपका कितना लिया जाता था, 12 महीने लिया जाता था। अगर कोई न्यूली स्टेब्लिश बिजनेस है तो उसका 12 महीने से कम, या ऐसा कोई बिजनेस जो रनिंग में था उसका वाइंडिंग अप हो रहा है उसका भी 12 महीने से कम। बट आप ध्यान रखो, कॉस्टिंग में आप वीकली मेंटेन कर सकते हैं, ईयरली मेंटेन कर सकते हैं, हाफ ईयरली मेंटेन कर सकते हैं, क्वार्टरली, 15 डेज पर मंथ, सब कर सकते हो आप। जैसे मान लो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 4 महीने वो बिजनेस चलाया। ध्यान रखो, अगर 4 महीने वो बिजनेस आप रन कर रहे हो, 3 महीने में आपको पता चल गया बिजनेस प्रॉफिट में है, तो क्या करोगे, उसको आगे लेके जाओगे। बट अगर तुमको लग रहा है 4 महीने में बिजनेस हमसे संभल नहीं रहा, क्या करोगे, बिजनेस बंद कर दो। ये प्रॉपर बात आपको कहां पता चलेगा, कॉस्टिंग रिकॉर्ड से, ना कि आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। बात समझ रहे कि नहीं आप। तो ध्यान रखोगे, यहां पर अकाउंटिंग पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल पड़ेगा कुछ भी ले सकते हो। बट फाइनेंशियल में कितना लेते थे हम लोग, पूरा 1 ईयर, ठीक। तो ये भी दिक्कत थी। देखो, लैक ऑफ कंट्रोल, कहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे हम लोग, मटेरियल कॉस्ट। आपको पता होगा, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े थे नेट परचेज क्लास 12th में ही, जब पढ़े थे COGS, उसी के नीचे था ये। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, जो अमाउंट आ गया क्या है, नेट परचेज, ठीक है ना। बट कॉस्टिंग में देखो, अगर रॉ मेटेरियल परचेज करो अलग, WIP का अलग, और फिनिश गुड का। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब एक बात और ध्यान रखोगे, सेलिंग कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करे थे हम लोग, हाँ, अगर आपको याद हो, आप पढ़े होंगे फाइनेंशियल में, जो टोटल कॉस्ट आ जाती है उस पर 10% आप मार्जिन ले लेते हो, वही सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो जाती है ना। बट आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे मेन पोर्शन क्या है इसमें, बताओ। मान लो आप एक शर्ट सिला रहे हो, है ना। अगर शर्ट सिला रहे हो तो 3 चीजें लगती हैं, गुड्स हमेशा 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कॉस्ट नहीं बेटा, आप उसको क्या बोलोगे यहां पर,
देखेंगे ये मटेरियल क्या है, बताओ भाई। अब यहीं से चीज स्टार्ट हो रही है आपकी, बताएं मटेरियल क्या है, बताओ। चलो ठीक है, बताइए मटेरियल क्या होता है। तुम लोग पढ़े होगे गुड्स क्या होता है, पढ़े थे? चलो और बताओ भाई कुछ। मटेरियल वो होता है जो सेल के लिए तैयार होता है, मतलब सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। चाय बनाना है ना तुमको, चाय बना लेती हो? मान लो अगर आप चाय के लिए मटेरियल खोजो, क्या होगा? पानी रहेगा, क्या पानी बेचेंगे आप? तो आप क्या बोलेंगे? पहले आप ये जान लो, दो बात और जान लो पहले। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फिर दूसरी बात आप ध्यान रखो, प्रोडक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा गुड्स क्या होता है। ठीक है, पहले आप ये सब बात क्लियर करो, बताओ। देखो जब तुम थ्योरी अभी पढ़ोगे एक दो दिन तुमको बोरिंग लगेगा, ठीक है ना, लेकिन जब आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब आप पेपर में फंसते हैं ना, तो आप लिखोगे क्या, ये बात आपको समझ में नहीं आ पाती। ठीक, तो जितना इंपॉर्टेंस आपके लिए न्यूमेरिकल का होगा उतना थ्योरी के लिए भी होगा। ठीक है, आप आओ बताओ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। चलो तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, तुमने अभी तुमको कंपनी एक्ट में डिफिनीशन पढ़ा है कंपनी का। तो जब तुम डिफिनीशन पढ़ोगे कंपनी एक्ट में, कंपनी का सेक्शन 220 एप्लीकेबल होगा, बताएगा कंपनी मीन्स अ कंपनी, जब प्राइवेट कंपनी की बात करोगे, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब जो पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वही बात है। देखो अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, आधा सही है तुम्हारा, और ध्यान रखो इस पर क्या कर रहे हैं आप, प्रोसेस जो भी इसमें जरूरी है, ठीक है। और रॉ मटेरियल क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, और एक नया प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? न्यू प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया? मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान रखोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग क्या एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे तुमने बताया। प्रोसेस का मतलब क्या है? जहां पर चीजें कई शिफ्ट में, कई स्टेप में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, रॉ मटेरियल अपनी आइडेंटिटी लूज करता है और एक नया प्रोडक्ट जनरेट होता है। आपने उस प्रोसेस को क्या नाम दिया? मैन्युफैक्चरिंग। अब बताओ भाई ये प्रोडक्शन क्या होता है, बताएं। जब आप रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और प्रोसेस में आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है, कैसे प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं? सेम नेचर। तो आपने उसको क्या नाम दिया? प्रोडक्शन। अगर आप गेहूं का बीज डालेंगे क्या निकलेगा? ठीक है ना। चावल का बीज डालो क्या निकलेगा? तो वो क्या है? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखो कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट होगा। हम लोग गन्ने से क्या निकालते हैं? चीनी, जूस। पहले जूस निकाला जाएगा फिर बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। बट प्रोडक्शन में क्या होगा? गन्ना उगाया जा रहा है ना, गेहूं चावल ये सब क्या है? प्रोडक्शन है आपका, ठीक है। चलो बताओ गुड्स क्या होता है। ये सब देखो बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। बताइए आप गुड्स क्या होता है। मान लो कहीं पर तुम इंटरव्यू देने बैठे हो, हाँ हाँ बताओ बताओ। सब लिखा है बेटा, सब लिखा है। आप केवल अपना दिमाग यहां समझने में लगाओ, ठीक है ना। बताओ भाई गुड्स, अगर तुम यही बात बोल रही हो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फिर कैसे अलग कैसे हो गया ना।
अगर तुम लोग को देखो याद हो क्लास 12th में या 11th में जब आप गुड्स का डिफिनीशन पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, क्या पढ़े थे उस समय याद है? बताओ। कोशिश करिए। अच्छा, हम लोग कौन है? कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर के लिए गुड्स क्या है? चाय पीते हो तुम लोग? क्यों पीते हो? चाय ज्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है? मान लो दो चीज है, दोनों में से क्या पसंद है ज्यादा? चाय, कोल्ड ड्रिंक, बताएं भाई। तो चाय आपको क्यों ज्यादा पसंद है? ये बात अब याद आया? तो उस समय आप पढ़े थे, देखो ऐसा कोई भी गुड्स या सर्विसेज, याद है कि नहीं यार, जिसके पास क्या पावर होता था? वांट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, ऐसी कोई भी यूनिट जो क्या करे, आपके वांट्स को सेटिस्फाई करे, वो क्या है? तो चाय तुमको पसंद क्यों है? इसीलिए पसंद, वो तुम्हारी वांट ज्यादा सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। अब जैसे हमसे कोई कहता है भाई चाय पी लो, तो हम कहते चाय नहीं पियेंगे, अभी चाय पीने समय लगेगा, जीभ जल जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जो लोग चाय नहीं पसंद करते क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पसंद करते, ठीक है, सबका अलग अलग है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? उनके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास वांट सेटिस्फैक्शन का पावर है, वो क्या है? गुड्स है। और दूसरी बात क्या है? वो टेंजिबल है। इसी के बाद आप बात करोगे सर्विस क्या होती है, सेम डिफिनीशन है, बट ये क्या है? इनटेंजिबल है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, यहां तक कोई समस्या? चलो फिर आगे बढ़ो। तो ये दो तीन बातें ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं कहां पर कंट्रोल नहीं है हमारा? लेबर कॉस्ट पर, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो यहीं पर लगाओ इसको भी किनारे। पहला बात तुमने मैन्युफैक्चरिंग पर कर लिया, दूसरा प्रोडक्शन पर, तीसरा गुड्स पर, चौथा सर्विस पर। पांचवा बात हम लोग कर लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट। ये भी पढ़े थे आप इकोनॉमिक्स में, पूरा चैप्टर था इसका। बताओ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, क्या रॉ मेटेरियल से फिनिश गुड तैयार हो गया उसके बाद खर्चा नहीं आता? हाँ बताओ। और उसके बाद का खर्चा क्या होता है? हमने सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, हमने क्या पूछा तुमसे? कॉस्ट पूछा। बात समझ में आ कि नहीं? देखो सब तुम ही लोग बता रहे हो, ठीक है। ध्यान रखो, एक बिजनेस को रन ऑपरेट करने में जो भी अमाउंट इनकर्ड हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो अमाउंट क्या है? आपका कॉस्ट, ठीक है ना। जो सेकेंड चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें बात करेंगे हम लोग कॉस्ट का। अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं कॉस्ट क्या था, ठीक है ना। अब ये जो कॉस्ट आप निकालते हो, इसके एलिमेंट हैं। ये जो कॉस्ट आई है कहां से आया होगा? या तो ये किसका होगा, या तो किसका होगा, और या तो क्या होगा? ये या इंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक्स में, ठीक। ध्यान रखोगे। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल नहीं बताया हम लोग, मटेरियल आप बताएंगे। बताओ, जो पता हो बताइए आप। मटेरियल लेबर ओवरहेड क्या होता है? चलो बताओ कौन? हाँ, पूरा मार्कर में जो, वेरी गुड। तो ध्यान रखो, क्या बोलोगे आप? मटेरियल इज द सब्सटेंस पार्ट ऑफ द गुड्स और कमोडिटी। मान लो अगर हमको चाय बनाना है, क्या करें हम लोग?
है ना, उससे रिलेटेड मेटेरियल लो। हमको एक शर्ट अगर बनवाना है, क्या करेंगे, क्या लोगे आप, कपड़ा लो। फिर तो कपड़ा क्या है, मटेरियल है। ध्यान रखोगे, ऐसा कोई भी गुड्स या कमोडिटी जो डायरेक्टली एलोकेट हो जाए, जिसको आप देखने मात्र से पहचान जाओ। शर्ट बनेगी ना, तो क्या चाहिए आपको, कपड़ा। बात समझ आ रही नहीं, तो ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। ठीक, देखोगे कॉस्ट में इसका 65 से लेकर 70% तक का एरिया कवर रहता है। अगर मान लो एक शर्ट है 1000 रुपए की है, तो लगभग इसका 65% से 70% अमाउंट जो होगा किसका हो जाता है, बात आपको पता होगी। फिर लेबर, अब हम लोग क्या करते हैं, उस शर्ट को सिलाने में पैसा खर्च करते हैं। ध्यान रखोगे, ये 15 से 20% पैसा कहां लग जाता है, 20 से 25। तो लेबर इज अनदर सब्सटेंस पार्ट ऑफ द गुड्स और कमोडिटी। बात समझेंगे, लेबर भी क्या है, आपके गुड्स या कमोडिटी का एक पार्ट है। ओवरहेड, ये क्या करता है, 0 से 5% एरिया आपका कवर करता है। ये सब क्या है, आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जब इन सबको आप ऐड कर देते हो तभी क्या बन जाती है, कॉस्ट। बात समझेंगे नहीं। अब बगल में चाय चौखट और पीवो चाय है, चाय पीने जाते हो कितने का चाय देता है, कभी पियो तुम लोग यहां पर चाय, 15 रुपए की चाय देता है वो, 10 की अभी तक देता था, बढ़ा दिया है। पीबो चाय है और ये है, 2 है मान लो। उसके यहां बैठोगे, तुमको कहां बैठना है, बाहर बैठना है। इसके यहां बैठेंगे, आपको क्या मिलेगा, एसी उसी हवा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना, डस्ट वस्ट नहीं आएगा। तो अगर वो एसी चला रहा है, चेक करेगा ना कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम तुमको कब तक पढ़ाएंगे। जरूरी थोड़ी है तुम लोग एक पढ़े होगे बीईपी, याद इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, क्या था ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं था, बीईपी, याद नहीं है तुम लोग। याद है, आप कब तक प्रोडक्शन चालू रखोगे, जब तक इस पे रहोगे। हम कब तक पढ़ाएंगे, जब तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। और जब हमको लगेगा चलो ठीक है, एक बार हमने जेब से दे दिया, 2 बार दे, 3 बार, तो क्या कहेंगे, आओ अब चलें, फिर मोदी जी बन जाओ, झोला लेके निकल जाओ, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, बताओ भाई आप। अब देखो मटेरियल, अब मान लो आप शर्ट बना रहे हो, अगर शर्ट बना रहे तो आप मटेरियल भी पहचान गए, लेबर भी पहचान गए। ओवरहेड क्या होता है, आप हमको बताओगे। कुछ ऐसा खर्चा होता है जो ना तो मटेरियल में जाता है ना तो लेबर में जाता है, वो सब कहां जाएंगे, हाँ हाँ। अब एक बात ध्यान रखो, बता रहे हैं, पहले आओ इसको अलग से क्लासिफाई कर दें तब। अब ये जो मटेरियल है तुम्हारा 2 तरह का हो गया, एक क्या हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका। फिर लेबर पर आओगे, डायरेक्ट मेट लेबर, और दूसरा क्या हो गया आपका। फिर ओवरहेड में आ जाओगे, डायरेक्ट ओवरहेड, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। बात समझ में आ रहा है आपकी। अब आप हमको ये बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। शर्ट बनता है आपका, अब आपने पहचान लिया ना मटेरियल क्या है, बट आप ये नहीं पहचान पा रहे उसमें डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या है। हाँ वेरी गुड। जब शर्ट बनता है, देखो वो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लिप के लिए टाइट करने के लिए एक कपड़ा डाला जाता है उसमें, कॉलर के लिए लगता है ना, क्या है वो, इनडायरेक्ट मटेरियल है। बिना उसके शर्ट बन नहीं पाएगा, उसका भी उतना ही रोल है जितना शर्ट में कपड़े का। बात समझ कि नहीं, ध्यान रखिएगा। लेबर, दर्जी क्या कर रहा है, सिल रहा है ना कपड़े को, क्या है ये, डायरेक्ट लेबर है। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या हो गया। देखो जब कपड़ा तुम लोग बनवा लेते हो तो क्या करते हो, उसको प्रेस करवाते हो, क्रेच। फिर दूसरी बात आप चेक करोगे, दूसरी बात क्या चेक करेंगे, जब वहां पर दर्जी कपड़ा सिल रहा था तो कोई आदमी चाय पानी करा रहा था उसको, या बहुत बड़ा दर्जी है, बाहर तुम्हारा गाड़ी खड़ा है, कोई आदमी चेक कर रहा है, गाड़ी कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, वो भी तो इन्वॉल्व है इसमें, उसकी भी तो लेबर लगी है। हमारे पढ़ाने में केवल मेरा ही मेहनत नहीं है, मैडम की भी मेहनत है, और भी लोगों की मेहनत है, और भी टीचरों की।
क्या है वो भी तो लेबर में काउंट होगा, बट कौन सा? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? अब ध्यान रखो, जब कपड़ा बनाएंगे तो मशीनें चलेंगी, चलेगी ना? मशीन चलेगी तो बहुत सारे खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन हो गया तुम्हारा, रेंट पे लिए रेंट पे करेंगे, रिपेयर होगा, उसमें बहुत सारे ऑयल्स पड़ते हैं, वो सब कहां चले जाएंगे? उसको कहां रखोगे आप? ना तो मटेरियल में रख सकते हो, ना तो लेबर में। कहां रखोगे? बात समझ में आ रहा है आपको? तो मटेरियल का मतलब क्या है? जो मेन प्रोडक्ट आप जनरेट कर रहे हो उसमें आप उसको डायरेक्टली पहचान ले रहे हो। लेबर का उसमें जो वर्क हुआ है, ओवरहेड का मतलब जो दोनों में नहीं जा रहा है बट कॉस्ट में कवर है, वो क्या है? ओवरहेड हो गया आपका। ये बात क्लियर है आपको? तो यही है भाई। और इन सबको जब आप ऐड कर देते हो, ये क्या हो जाता है आपका? कॉस्ट हो जाता है। यहां तक अगर आपको कोई परेशानी हो आप बता सकते हो, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, तो जब हम लोग लेबर कॉस्ट पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो डायरेक्ट लेबर कहां पर शो करते थे हम लोग, और इनडायरेक्ट को कहां शो कर रहे थे? पीएल में। अब ध्यान दो, जब कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे तो डायरेक्ट वेजेस को कहां शो करेंगे और इनडायरेक्ट को कहां शो करेंगे? इसके अलावा सुपरविजन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो पैसा खर्च होगा कहां जाएगा? ऑफिस में जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, अगर हम लोग बात करें, लिखवाएंगे अभी, क्या परेशान हो? सुपरविजन हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कहां पर चला जाएगा? ऑफिस कॉस्ट में। आज ऊपर से गिरा है ये चूहा एक। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। यहां पर देखो, डिटर्मिनेशन करने में आपको क्या डिटर्मिनेशन करना है? कंपोनेंट जो है आपके टोटल कॉस्ट के। यहां पर देखो, टोटल कॉस्ट के दो ही कंपोनेंट हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। बट उधर कितने भाई? 5 है, अभी फिलहाल 5 है, उसके आगे और हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? फिर लैक ऑफ कंपैरेटिव नॉलेज ऑफ कॉस्ट। यहां पर जब हम लोग वहां पर कर रहे थे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, तो कंपैरेटिव नॉलेज नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? जो कंपैरिजन हम लोग करेंगे वो कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वही हाल है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती के सूख जाने के बाद चाहे जितनी बारिश हो उसका कोई मतलब, ठीक है। बट यहां पर क्या करते हैं हम लोग? 15-15 डेज, वीकली, ईयरली, जैसे भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा आप उसको क्या कर लोगे? कंपैरिजन कर लोगे, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 बात कर रहा है, क्या करेगा? डिफरेंस करेगा किसमें? प्रॉफिटेबल, कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन? कैसे करोगे आप? टाइम पीरियड चेक करोगे, जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, 4 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करो, चेक करोगे 4 महीने में प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम है। कैसे कंपेयर करोगे? दूसरे से देखो, 2 चाय की दुकान बगल बगल है, दोनों ने अपना आपस में कंपेयर कर लिया, उसको ज्यादा प्रॉफिट है, इसको कम है, क्या करेंगे? पता चल गया प्रॉफिट किसको ज्यादा है। जिसको ज्यादा प्रॉफिट होगा वो ज्यादा प्रॉफिट में चला वो काम करेगा, जिसको कम प्रॉफिट हो रहा है वो क्या करेगा? या तो अपने बिजनेस को और सही से एलोकेट करे, कॉस्ट को कम करे। देखो, जितना कॉस्ट कम करोगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज क्या करे? वो बिजनेस को बंद कर दे, ठीक। फिर पॉइंट नंबर 8 है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप रिजल्ट पाते हो तो कौन से, अब तुम डॉक्टर के पास गए, बोले कि अब हम जाने वाले हैं, अब हमको आप बचाई लो, कैंसर हो गया लास्ट स्टेज पे, तो डॉक्टर क्या कहेगा? अब जो पैसा तुम हमको देने वाले हो उस पैसे को उठा के तुम कहीं खाने पीने में खर्च करो, हमको क्या दोगे तुम? तो वही बात यहां भी इनको सिखाएगा। बट ये जो कॉस्टिंग का डेटा ये क्या करता है? मैनेजमेंट को हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट फाइनेंशियल डेटा नहीं करता। तो यही सारी डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या आ गया? कॉस्टिंग आ गया, ठीक। अब देखोगे इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कैसे इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट हुआ कॉस्टिंग का, देखेंगे हम लोग। 1 to पॉइंट नंबर 6। क्या नाम है आपका? आशु, इसको बंद करो दरवाजे को। हाँ बंद करो, बस छोड़ दो।
बताइए भाई, कॉस्टिंग का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, क्या रिक्वायरमेंट थी, कोई जरूरत होगी तो पहला देखोगे इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन इन यूरोप। हम लोग कहां पर रहते हैं, इंडिया कहां पर है, एशिया में है ना, यूरोप में तो आता नहीं। उस समय देखो, आज भी अगर तुम ध्यान दो, बिजनेस में कौन लोग आगे हैं, यूरोपियन आगे हैं कि नहीं है, हम लोग क्या उनसे पीछे रहते कि नहीं। उस समय क्या हो गया, वहां पर रिवॉल्यूशन हो गया, क्रांति चल रही थी, मारपीट लड़ाई झगड़े चल रहे थे। क्यों, आज भी अगर देखो सोसाइटी दो पार्ट में है। अब तुम लोग तो मिडिल क्लास वाले हो, हम लोग तो लोअर क्लास वाले हैं ना, आप लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग लोअर क्लास वाले हैं, सही बात है। देखो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं ना, क्लास कितने हैं, 1 2 3 है ना, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, देखते हो कि नहीं, हायर मिडिल लोअर। आप किससे बिलोंग करते हैं, और हम लोग लोअर वाले हैं। अब यहां से ध्यान रखो, यहां से तुम लोग भी बोलो कि हम भी लोअर वाले। फर्स्ट क्लास में कौन आते हैं, कौन से हैं वो बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, ठीक है ना। सेकंड में कौन आ गया, विराट कोहली किधर आता है, फर्स्ट में आते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, धीरू भाई अंबानी अडानी किस में आ रहे हैं, सब सेकंड में कौन आ गया, नेता होता है। हाँ ये सब सेकंड में आते हैं, फर्स्ट क्लास में पहुंच सकते हैं क्या, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में कि नहीं। अब थर्ड में कौन आ गया, हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। हम अपने आप को नहीं मानते, आप लोग अपने आप को मान सकते हैं। हम लोग किस में आ गए, फोर्थ में, लोअर क्लास में। हम थर्ड में कौन आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, आईएएस पीसीएस जज जो है तुम्हारे सब। तो ध्यान रखो, इसीलिए हम किस में आते हैं, फोर्थ में आते हैं। हमारे डिसीजन से कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम किसी को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, तो हम किस क्लास में हैं भाई। बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखोगे। तो देखो कि जब बिजनेस वाले जितने, अब मान लो अडानी है, अडानी क्या करें, तुमको पता है टॉप 500 अगर कंपनी आप सर्च करो, क्या उसमें अडानी का नाम है क्या, और फिर भी अडानी एशिया के क्या है, तीसरे कि दूसरे, जो भी पर्सन हो, रिचेस्ट पर्सन है कि नहीं, क्या उनकी कंपनी टॉप पर है। तो क्या आपने कभी इस बात को सोचा, ये बात आपको फाइनेंस में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे, अब मान लो तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, इनके पास पैसा कम है, तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना। पहला कौन सा हो गया, हायर क्लास, दूसरा क्या हो गया, लोअर क्लास। जैसे देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। प्राइवेटाइजेशन करेंगे नहीं कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का जानते हो सबसे खराब जो डीमेरिट है वो क्या है, सोसाइटी दो पार्ट में हो गई, एक रिचेस्ट में, दूसरा, बात समझ में आ रही कि नहीं आप। और जब सोसाइटी दो पार्ट में हो जाती है तो झगड़ा चालू हो जाता है। तो वही बात यहां पर थी, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, झगड़े चालू हो गए थे। जब यहां झगड़ा हो रहा था, क्यों हो रहा था भाई, झगड़ा क्यों होगा, आप हमारे यहां काम कर रहे हो, अगर हम आपको टाइमली पेमेंट ना दें, पहले बंधुआ मजदूरी चलती थी ना, सब चीजें थी, तो जो सामने वाली कंट्रियां थी वो लोग बोले ऐसा कोई मेथड अडॉप्ट करो जिसके थ्रू आपको पहले से बिजनेस सेटअप करो, तो पहले ही पता चल जाए कितना पैसा खर्च होगा। तो इसलिए हमको कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। बात समझ में आई कि नहीं। फिर दूसरा था रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पता है आपको। तो ध्यान रखोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक क्या कहती है, गधा भी काम करता है, घोड़ा भी काम करता है ना। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं। आदमी जितना स्मार्ट वॉच पहन रहा है उसकी स्मार्टनेस का है भाई, ऐसा का है। हमारे समय में हम लोग क्या करते थे, कमल का फूल है चलता था ना, एक अलग 8 पीरियड होते थे, 8वें पीरियड में क्या करता था, या तो आदमी खेले या तो क्या करे, हैंडीकैप बनाए, फूल वूल बनाओ, मेढक ओढक बनाओ, ये सब बनाते थे ना। तुम्हारे समय में कोरोना आ गया, 2 साल आराम करे, सोए, मोबाइल चलाए, तो ज्यादा दिमाग किसका चलेगा। हम लोग के समय में जब सुबह जाते थे हम लोग, तो 7 से 8 का पीरियड, 6:30 से
7:55 का जो समय होता था उसमें हम लोग को पीटी कराया जाता था, फिजिकल एजुकेशन। हम लोग क्या करें, जिसका करने का मन हो भाग के आए, क्लास में सोते थे दरवाजा बंद करके। और तुम्हारे समय में क्या है, इतना काम दे दिए, बेचारा बच्चा ऐसे ही नहीं सो पा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो। तो क्या बोला गया, आप अगर इन सब चीजों को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो वही बात यहां पर बोला गया, अगर मैनेजमेंट कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड खोज ले जिसके थ्रू क्या हो जाए, प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाए, क्या होगा, ज्यादा सुटेबल होगा। तो इसके लिए भी क्या हो गया, कॉस्टिंग की मेथड या टेक्निक आपको यहां पर खोजने की रिक्वायरमेंट पड़ी। फिर बिजनेस कंपटीशन, आपको पता है सामने वाला आगे चल रहा है, हम सामने वाले को कब पीछे कर पाएंगे, सर या तो अपने प्राइसेस कम कर सके या तो क्वालिटी इंप्रूव कर सके। बात समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखो, कंपटीशन में क्या है, अगर इसके या तो क्या करें, अपने पॉलिसी नहीं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा दो, अपग्रेड कर दो अपनी टेक्नोलॉजी को, क्या हो जाएगा, हो सकता है सामने वाले आपके टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ध्यान रखो कि बिजनेस कंपटीशन क्या है, बढ़ रहा है समय के साथ। तो आपको चेक करना है, अगर हमको उस बिजनेस फील्ड में रहना है तो उसमें कितनी कॉस्ट हमको लगातार खर्च करनी है। जैसे अगर हम लोग को देखो, जैसे एडवर्टीजमेंट के सेक्टर में मैं बिल्कुल एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर हम अपना एडवर्टीजमेंट सही कर लें, मैनेजमेंट सही कर लें, तो हमारा प्रॉफिट और नहीं बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसा मेथड या ऐसी टेक्निक एडॉप्ट करनी है जिसके थ्रू ये भी काम हो जाए। तब भी हमको क्या हो गया, कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट। वर्ल्ड वाइड वार, उस समय देखो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सारे कंट्रीज की कमर टूट गई। तो सारी कंट्रियां बैठ के क्या बोले, देखो भाई ऐसा मेथड अडॉप्ट करो जो क्या करे, आपको पहले ही बताए। अब देखते हो ना, इंडिया पाकिस्तान बार बार झगड़ा करते हैं, कहते हैं अगर 1 मिनट युद्ध चलेगा तो इतना खर्च होगा। तो किसको नुकसान ज्यादा होगा, रूस यूक्रेन को आप देख ही नहीं ना, अच्छा खासा कंट्री सब खराब हो गया, इससे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन भी खराब हो रहा है। तो क्या बोला गया, ऐसा मेथड या ऐसी पॉलिसी लाओ जिसके थ्रू ये भी पता चले, तब भी कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी आपको। फिर प्राइस कंट्रोल करना है, यहां पर देखा ना भी आपने, आप चीजों की बारीकियों को बहुत क्या कर रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट को एलोकेट करके चल रहे हो, जिससे जो प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो आप, वो प्राइस क्या है, मोस्ट सुटेबल एंड रिलेवेंट है। प्राइस कैसी, अभी तुम लोगों ने बोला ना, प्राइजिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब हम गए देहात में और बेच रहे हैं पिज्जा 350 रुपए में, तो क्या होगा फिर, वो हो गया। तो प्राइजिंग पॉलिसी भी ऐसी अडॉप्ट करो जो क्या हो, उस एरिया एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सुटेबल एवं फिट बैठे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक नई मेथड पॉलिसी चाहिए जो इसका नाम क्या है, कॉस्ट। लास्ट क्या है, फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट के भी अपने खर्चे, गवर्नमेंट तुमको क्या दे रहा है, अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है रोड पुल सब मिल रहा है ना तुमको। आज के डेट में अगर देखो तुम, गाड़ियां उतनी हल्की कर दिया, रोड उतनी भारी कर दिया है, आदमी गिर रहा है तो तुरंत टूट फूट मच जा रही है। तो गवर्नमेंट को भी चेक करना है ना, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा होगा तभी तो खर्च करेगा, तो वो भी क्या करेगा, अपना टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट चेक करे। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, कॉस्टिंग सिस्टम की। तब भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ी किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जिसके कारण क्या हो गया, इवैल्यूएशन हो गया किसका, कॉस्टिंग का या डेवलपमेंट हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कॉस्टिंग कैसे आया। बस 10 मिनट छोड़ दें फिर तुम्हें, पढ़ो फटाफट। कह रहा है हिस्ट्री जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की कब से स्टार्ट है, इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था आपका। ठीक है, व्हेन कब हुआ था, ये 2 बार हो गया, जब हमने इस्टेब्लिशमेंट किया किसका, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। तुम होता है ICAI, पता है आपको ये ICA, हाँ क्या, दा ऐसा और कोई नहीं है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखोगे उसी तरह ICWAI था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, उस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, लिमिटेड गारंटी कंपनी के रूप में। जैसे आप लोग MBA करते हैं ना, तो
तो सीए करते हो फाइनेंस के सेक्टर में जाता है। कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे किधर जाओगे? कॉस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, इसका सेक्टर बहुत बड़ा है। सीएमए अगर जानते हो, तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो? फिर देखोगे इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। कब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया? 1947 में हो गया। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या पता चला कि हमको क्या चाहिए भाई, अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है तो हमको नई नई पॉलिसी चाहिए, है ना। अगर हम नई पॉलिसी का स्टार्टमेंट करेंगे तो हम क्या होंगे, अपने अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, तो यहीं से हमको लगा कि एक अलग ऐसी यूनिट इस्टेब्लिश हो जो हमको कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगातार प्रोवाइड करती हो। अब इसी को देखते हुए अगर देखोगे आप 1949 में 1 जुलाई को आईसीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस के सेक्टर में तो एक अलग एरा आ गया, बट कॉस्टिंग में क्या हो गया, अभी नहीं आए थे हम लोग। तो ध्यान रखोगे 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट पास कर दिया गया। ठीक है, शॉर्ट में उसका नाम क्या है? ठीक है, 2013 में इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? ये ठीक है ना, आईसीआई। सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए में बड़ा झगड़ा चला, बट सीएमए वाले जीत गए। ठीक है, आज देखोगे उसके जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है ना, ध्यान रखो। 2014 में हम लोगों ने हमने एडमिशन लिया था सीएमए में। अगर तुम लोग भी चाहो एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जा सकते हो। देखो जो दौर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें अपने अगर करियर को सही उड़ान देना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल कोर्स चूज करके रखो। ठीक है, लास्ट पॉइंट चेक करोगे, कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट का लगातार अमेंडमेंट होता था, 1956 था उस समय ना, तो अमेंडमेंट किया 65 में, और क्या बोला? पास दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव द राइट टू फ्रेम, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट दे दिया गया वो रूल और रेगुलेशन बनाएंगे किससे रिलेटेड? और इंटरप्राइजेस। ठीक है ना, और क्या होगा? उसका ऑडिट को कौन करेगा? ठीक है ना, ये सारी बातें थी, ये सब रहा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये है, देखो जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड है सारी कंपनियां मेंटेन करती हैं क्या? नहीं। देखोगे उसमें कौन कौन आएगा? ऐसी कोई भी कंपनी जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 148। कौन से एक्ट है ये? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये लिमिटेशन या प्रोविजन कौन लेके आया? द कंपनीज एक्ट 2013। उसका कौन सा सेक्शन? 148। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने एक ऑर्डर दिया है, किससे रिलेटेड? ऐसी कंपनी या कंपनी के क्लास से रिलेटेड जो किसमें इंगेज है ना, या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी 35 कंपनियों को उसने नोटिफाइड कर दिया है जिनको कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है ना, इस तरह बहुत सारी हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक उसके बाद कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 टू गवर्न द मेंटेन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। इसके लिए क्या कर दिया इसने? एक रूल भी 2014 में इशू कर दिया है। इसमें बोला कि दस एवरी कंपनी इंक्लूड फॉरेन कंपनी, सारी कंपनी इंक्लूड है, उसमें कौन सी कंपनी है? ठीक है, दैट इज इंगेज, जो किसमें इंगेज है और जिनको कहां स्पेसिफाइड किया गया है? ए और बी में। ठीक है, जिनका ओवरऑल टर्नओवर कितना है? 35 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है ना, उनको क्या करना है? इमीडिएटली प्रोसीडिंग, जिस ईयर में अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर उसके ठीक पहले वाले ईयर में अपने फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो 148 जो सेक्शन है आपका कंपनीज एक्ट का, इसमें जो 35 कंपनियां बनेंगे इनको, और जिनका टोटल टर्नओवर 35 या उससे ज्यादा हो, जिनको स्पेसिफाइड किया गया टेबल ए और बी में, उनको कॉस्टिंग रिकॉर्ड रखना कंपलसरी। ठीक है, तो आज मैंने आपसे यहां तक बात की है, इसके आगे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने में तुम लोग को नींद आने लग रहा है, नहीं तुम लोग सो जाओगे। ठीक है, और आगे क्लास है।
तो यहां तक आप लोग पढ़ के आइए, इसके आगे की बात अभी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी एक दिन और तुम्हारा बोरिंग क्लास रहेगा, उसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत